ठीक है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया अभी बी पार्ट का जो ऐसे और रिपोर्ट किस तरह से डेवलप करनी है, छोटे छोटे हेडिंग्स के माध्यम से छोटे छोटे सेंटेंस बना करके जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको इज एम आर इन यूज ऑफ वाज वर हैज हैव हैड प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट पास्ट टेंस में जिसमें भी संभव हो सके उसमें धीरे धीरे हेडिंग्स के माध्यम से उसको डेवलप करना है। हेडिंग्स पर फोकस मैंने इसलिए किया, जैसे आर्टिकल के बारे में आपको बताया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इसमें हेडिंग्स दिए हुए हैं और हेडिंग्स में अगर आपने दो दो सेंटेंस भी लिखे तो आपका आर्टिकल 100 वर्ड्स में कंप्लीट हो सकता है। यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन, इस पर आप अच्छे नंबर भी पा सकते हैं, अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। नेक्स्ट अभी भी डिस्कस अबाउट है ग्रामर, बहुत छोटा सा ग्रामर पोर्शन आपको आता है और इस ग्रामर में जो है आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको इजीली आप कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ होगा आपको निश्चित रूप से, खूब कक्षाओं में आपने पढ़ा है, तो कई बार छोटे टफ चैप्टर का भी छोटा सेंटेंस ऐसा इजी सेंटेंस आ जाता है जिसको हम इजीली कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, द बॉय सेड टू द टीचर कॉमा नोटेड कॉमा बिगिन प्लीज गिव मी वन डे लीव। बहुत छोटा सा इंडायरेक्ट है। ऐसे डायरेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दो पार्ट है इसके, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग पार्ट में आपका आता है द बॉय सेड टू द टीचर, दिस इज द रिपोर्टिंग पार्ट व्हिच वाज नॉट रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास और द सेंटेंस व्हिच वाज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। वो भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। तो सबसे पहले सेट टू को जो कन्वर्ट करते हैं, सेट टू को चेंज करते हैं कि हमें ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस टेंस में है, किस टेंस में है, अफर्मेटिव में है, इंटरोगेटिव में है, असर्टिव में है या इंपरेटिव में। तो यहाँ देखें आप इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज से शुरू हुआ है सेंटेंस, इसलिए दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंस और इस प्रकार के सेंटेंस को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। द बॉय सेड टू द टीचर, प्लीज से जब शुरू है इसका मतलब रिक्वेस्ट की गई है। जब इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच दी हो तो सेड टू को कई तरह से चेंज किया जा सकता है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार रिक्वेस्टेड में भी चेंज किया जा सकता है, एडवाइस में भी हो सकता है, ऑर्डर्ड में भी हो सकता है, प्रपोज्ड में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि प्लीज से शुरू है तो रिक्वेस्टेड इज द बेस्ट ऑप्शन। तो सेड टू को हम चेंज करेंगे इसमें रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर। अब ऐसी स्थिति में हम दैट से हम नहीं जोड़ेंगे इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद जो कंजंक्शन यूज किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज किया जाता है, इंटरोगेटिव में इफ या वेदर का यूज करते हैं, या कई बार क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होता है तो उसी को कंजंक्शन बना देते हैं। यहाँ हम ना दैट लिखेंगे बल्कि यहाँ इंफिनिटिव टू का ही यूज करेंगे। गिव, टू गिव। अब मी प्रोनाउन है जो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब है का सब्जेक्ट है द बॉय, द बॉय मतलब ही, और ही को के अनुसार जब मी को कन्वर्ट करेंगे तो इसका हिम हो जाएगा। क्या होगा? हिम। गिव, ही, टू गिव हिम वन डे, लीव वन डे। तो इस तरह से वन डे तो इजीली आपने इसे कन्वर्ट कर दिया इनडायरेक्ट में। तो इस तरह से आप फटाफट चेंज कर देंगे तो 2 नंबर ये आपका सेंटेंस सही हुआ। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है ग्रामर से, आप उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और निश्चित रूप से कई बार ना आते हुए भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट है, इसमें बी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है बी। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, बहुत इजी
टॉकिंग इंग्लिश, इसको अभी हमने पिछली बार डिस्कस किया था, तो इजीली इसको बना सकते हैं। दूसरी सूरत तो बाय होम शुरू में लिखेंगे, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, यू और इंग्लिश, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाय होम वर यू, बाय whom were you taught English? Were you taught English? इस तरह से आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। और इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, by whom was English taught to you? By whom was English taught by whom was English taught to you? Was English taught to you? इस तरह से ये हो गया। पंक्चुएशन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। पंक्चुएशन में मोस्टली इन डायरेक्ट स्पीच आती है, तो ऐसे ही इसमें भी दिया हुआ है कि ही रोट आई कांट कम बिकॉज आई विल। आई जहाँ भी सिंगल आई होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। स्टार्टिंग किसी भी सेंटेंस की कैपिटल लेटर से होती है, तो सबसे पहले ही का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, ही रोट, फिर आएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आई कैपिटल बनेगा, कांट हो जाएगा, कांट, कांट को इस तरह से लिखेंगे, ये एब्रिविएशन का यूज करते हुए, कांट कम बिकॉज आई एम इल, आई स्मॉल में है वो कैपिटल में लिख जाएगा, आई एम इल। तो इस तरह से आपका ये भी पूरा हो गया। फिर ट्रांसलेशन दिया हुआ है इजी वे में, कल सुबह में पुस्तकालय जाना चाहता था, तो आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे मॉर्निंग शुरू में भी लिख सकते हैं, दैट इज अ फ्रेज, इट कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी, या आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी यस्टरडे मॉर्निंग। नेक्स्ट, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया है। इट्स अ वेरी सिंपल आल्सो। एट द सेम टाइम माय फ्रेंड केम टू मीट मी, केम टू सी मी, मुझसे मिलने आया। हम शाम तक साथ रहे, वी स्टेड टुगेदर अंटिल इवनिंग, मित्र से मिलकर मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड, टू मीट माई फ्रेंड, बट किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी था। बट आई वॉज ऑल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना था, ये भी इजी है। आप अगर ना घबराएं तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट बी, दैट इज लिटरेचर पोर्शन। जो लिटरेचर पोर्शन हम पूरे साल किताबें पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ते हैं, तो उसी पर आधारित है ये पूरा लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है वो हमारा रोज से है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑप्शन है, आप एक अथवा करके क्वेश्चन दिए हुए हैं, और करके दिया हुआ है, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक आपको चुनना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। तो आपको गोवा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी वैरायटीज के ब्रेड पाए जाते हैं, बेकर फ्रॉम गोवा, ये आपका चैप्टर है जिसमें से ये क्वेश्चंस दिया गया है। जैसे भी आप डेवलप कर सकते हैं। इन गोवा वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेड पाई जाती है, वहाँ पे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेलिब्रेशंस। द ब्रेड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सेलिब्रेशंस, स्पेशली इन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स। वैरायटीज क्या क्या है इसमें, जो वैरायटीज हैं, तो द वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट फाउंड इन गोवा आर पाई, ये नाम है ब्रेड्स के, जो ब्रेड्स आइटम है उनके नाम है पाई, सनाज,
कोकम, कोकम bread, Bolinas, etc. These breads are known for its unique flavors. There are different flavors of these breads. So the bread of Goa is very popular. बहुत ज़्यादा popular है गोवा की breads. A lot of varieties are found in Goa, and there is no variety in other states except Goa. Such type of breads. Next question है, तो इस तरह से जैसे मैंने बताया, इसमें आप डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन को, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकते हैं कहीं भी, आप आंसर तो वहाँ से लिख ही लेंगे। हमें सिर्फ डिस्कस करना है कि हमें क्वेश्चन को से घबराना नहीं है, और उसको कैसे हम समझ करके धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वही आप क्वेश्चन लिखें जो आपने याद किया है या याद किया था उसको भूल गए, लेकिन आप डेवलप कैसे करें। अगर आपको वहाँ आती है उसके बाद लेसन के बारे में आप जानते हैं, यू नो अबाउट द समरी ऑफ द लेसन, you know about the central idea of the poem, so you can develop the questions, short questions and long questions also easily in short and proper grammatically sentences, small sentences. Through the small sentences you can translate them in English the thought which was stuck in your mind in Hindi. तो अगर हिंदी में कोई विचार आता है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपको समरी पता है किसी भी लेसन की, तो इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है सेक्शन बी में 5 में ही और करके ऑप्शन दिया था ये कि हु टुक पिटी ऑन द यंग शीगल वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। यंग शीगल लेसन आपने पढ़ा है, उसमें जो ईगल है वो किस तरह से अपने बेबी को सिखाती है। ही वांटेड टू टीच द लेसन of the young baby how to fly and how to prey the animals, how to eat their prey, किस तरह से अपने शिकार पर झपटना है, कैसे आपको उड़ना है। He wanted, he has no courage to fly in the sky. तो so young seagull पर दया कब आई, किसको आती है, माँ को आती है। एक बार नहीं सीखा कोई बात नहीं, अगली बार सीख जाएगा। तो इसी तरह से इसका आंसर करेक्ट किया जाएगा द यंग सीगल्स मदर टुक पिटी ऑन सीगल। अब हु वाले सेंटेंसेस को विशेष, हु वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको विशेष फोकस करना है कि ऐसे क्वेश्चंस ये होते हैं जहां हु की जगह पर सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड हमें लिखना होता है और आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ मदर, सीगल्स मदर, अगर हम लिख दें यंग सीगल्स मदर, बस आंसर कंप्लीट। यंग सीगल्स मदर टुक पिटी ऑन द यंग सीगल। बाकी शेष पार्ट हमने क्वेश्चन से ले लिया। तो वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। देखिए दो, जब कोई क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो, व्हेन द क्वेश्चन आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इफ वन पार्ट इज करेक्ट you write one part is correct and the another part is wrong, तो you get marks on it। अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर, अगर फर्स्ट पार्ट आपने सही लिख दिया तो उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, सेकंड अगर रॉन्ग है तो नहीं मिलेंगे। दोनों सही कर दिए तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे या 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे में कई बार आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे तो पूरा आंसर आता ही नहीं। अगर उसकी एक पार्ट का आंसर आता है तो आप उस पार्ट का आंसर लिख सकते हैं। तो द यंग सीगल्स मदर टुक पिटी ऑन सीगल। और नेक्स्ट पार्ट इसका है वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। उस दिन वो कहाँ सोया? ही स्लेप्ट इन द नेस्ट दैट नाइट। उस दिन वो अपने घोंसले में सोया, नेस्ट में सोया। इस तरह से ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका हाउ डिड वली सेव मनी फॉर बस टिकट। ये मैडम राइड्स द बस, उस लेसन से लिया गया है। वली एक छोटी लड़की है जो बस को आता जाता देखती है लेकिन कभी बैठी नहीं है, तो किस तरह से वो पैसे बचाती है। हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस। तो वली सेव मनी फॉर द बस टिकट के पैसे नहीं थे उसने काफी समय का इंतजार किया। वली सेव मनी फॉर द बस टिकट by resisting the temptation to buy toys, eating things, balloons and peppermint
आइटम होता है, तो बहुत सारी जो खाने की चीज़ें हैं उसने नहीं खरीदी और उनके लिए जो उसे पैसे मिलते थे उनको वो सेव करती रही और लगातार सेव करती रही और उसने इतना इकट्ठा कर लिया जिससे कि वो बस में सफर कर सके, वो जा सकती थी और उसमें आ सकती थी। बिकॉज ही वांटेड टू एंजॉय द ट्रैवलिंग बाय बस, द जर्नी ऑफ बस। तो ये क्वेश्चन आपका भी अप्लाई होता है। यू गॉट पॉकेट मनी फ्रॉम योर होम बट यू यूज इन ईटिंग फास्ट फूड, समोसास, जलेबीज, पकौड़ीज एक्सेट्रा। If you want to get more and more knowledge, a lot of books will be available to you. आपके बहुत सारी बुक्स खरीदनी, you have to purchase a lot of books if you want to get good marks and great success in your life. So you can also learn the lesson from Wali. Wali जो लड़की है उससे आप ये सीख ले सकते हैं कि you can save the money which was given to you as a pocket money, or you can collect it and after some time it change in a abundant measure. काफी मात्रा में आपके पास हो जाएगा पैसा। You add a lot of money or you can purchase any book, you can spend it on your education expenses, on your books also, on your coaching also. So we can take the lesson from Wali. Wali जो लड़की है उसने अपने लालच को रोका, उसने कोई चीज़ खाने से अपने आप को रोका, रेसिस्ट किया और उन पैसों को बचा करके उसमें जर्नी की विच ही वांट टू एंजॉय इट, जिसका वो आनंद लेना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, why was Lencho angry with the post office employees? Lencho post office employees से क्यों नाराज है? ऐसे क्वेश्चन से ही बहुत कुछ मिल जाएगा। भाई वाला क्वेश्चन जो भी भाई से शुरू हो उसमें बिकॉज से जोड़ते हैं हमेशा। तो Lencho was angry with the post office employees because he thought, उसने सोचा that they stole my money, that they stole money from him कि जो ऐसा बोर्ड में which was sent from God, जो भगवान ने मुझे पैसा भेजा था उसको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने खा लिया। इस तरह से जो है आप ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन आता है हमारा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो इसमें इस तरह से व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, हाउ डिड मंडेलास आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला ने किस तरह से जो है विद एज एंड एक्सपीरियंस कैसे सीखा, और तो इस पर भी आप नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम इस लेसन से आप बहुत कुछ इस पर डेवलप कर सकते हैं। जो भी आपको याद है उसमें लिख दीजिए किस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस को। इस पर अगर हम डिस्कस करें मंडेला इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें से इसी को हमें चूज करना चाहिए कि मंडेला को हम और लिख सकते हैं। तो मंडेलास कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम छोटे होते हैं तब हम किसी चीज़ का अलग सेंस देखते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उसी चीज़ का रियल मीनिंग हमारे समझ में आता है बाद में। तो वही मंडेला के साथ हुआ। मंडेलास कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम चेंजेस विद एज एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनका इसके प्रति चेंजेस उनके मन में आए कि इसको तो आज़ादी क्या होती है, तो वास्तव में बाद में समझ में आया। When he was a child, जब वो बच्चे थे तो he thinks that freedom means to him to run in the fields। अगर हम किसी मैदान में खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो it is a freedom also, ये भी एक आज़ादी है। इसी को वो आज़ादी मानते थे। लेकिन धीरे धीरे to swim in the river, या किसी नदी में तैरने का अवसर मिल गया तो उसी को वो आज़ादी मानते थे। When he was a child, जब वो बच्चे थे। लेकिन जब बड़े हुए तो उन्होंने समझा इसको, freedom means to him to run in the fields, to swim in the river. As a student, he thought the freedom to read what he pleased। अब जब वो एक स्टूडेंट के रूप में बड़े हुए, थोड़े और आगे बढ़े, अपनी कक्षाओं में पहुंचे, तो he thought the freedom to read what he pleased। उन्होंने सोचा कि आज़ादी तो वास्तव में वही है जिससे वो खुश हो सकते हैं। अगर आपको बाहर ना निकलने दिया जाए, मदद
फादर आपको बाउंडेड कर दे कि नहीं, यू टुडे योर हॉलीडे एंड यू हैव टू रीड थ्रू आउट द डे, यू विल नॉट गो आउट टू प्ले टुडे, आज आप खेलने बाहर नहीं जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको पता लगेगा कि हाँ वास्तव में आप खुश नहीं हैं। तो ये भी इट इज योर नॉट फ्रीडम, वो भी आज़ादी नहीं है आपको। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे उन्हें ये पता लगा कि नहीं, जब तक आदमी खुश नहीं है, जो मन का करना चाहता है अगर वो उसको करने को नहीं मिलता तो उसका मतलब ही इज नॉट फ्री, हिज फ्रीडम हैज बीन स्नैच्ड, इसका मतलब उसकी जो फ्रीडम वो छीन ली गई है, टू स्टे आउट एंड टू गो वेयरएवर ही वांट। फिर उन्हें पता लगा कि वो जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, यही आज़ादी का सच्चा मीनिंग है। वेयरएवर ही वांट, व्हेन ही ग्रोन अप, जब वो और बड़े हुए तो हिज कांसेप्ट ऑफ फ्रीडम गॉट मैच्योर, और भी ज़्यादा मैच्योर हो गया। कितना 5 मिनट हो गए मैच्योर, नाउ ही मीन फ्रीडम एज लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ एंड नोन्ड इट फॉर ऑल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन a tiger in the zoo or tiger in the jungle, write 4 lines of any poem और करके दिया है prescribed in your syllabus। देखिए ये 7th जो क्वेश्चन है इस पर मैं आपको विशेष फोकस करूंगा, इसमें आपको हमेशा चूज करना है पोम की 4 लाइनें, तो 4 लाइनें किसी भी पोम की आप याद कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन जो पोम से है उसको नहीं लिखना है, आप लाइन लिखेंगे तो 100% आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया एक का आपको लिखना होगा, ऑप्शन 3 दिए होंगे, कम से कम 3 to 4 पोएम सेंट्रल आइडियाज शुड बी लर्न बाय यू, आपके द्वारा लर्न होने चाहिए कम से कम। उसी के क्रम में मैंने एक सेंट्रल आइडिया जो यहाँ लिखा हुआ है मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये है हमारी पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं इसको डेवलप करूंगा। फायर एंड आइस, इसमें कुछ हिस्सा लिखा भी है, द पोएट जो सेंट्रल आइडिया, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, आई डेवलप इट, मैं इसको डेवलप करता हूँ, ट्राई टू डिफरेंशिएट, ट्राई, द पोएट हैज ट्राइड टू डिफरेंशिएट, to differentiate try to differentiate between the fire and ice, between the fire and ice, fire and ice, between the fire and ice, which represents 2 different kinds of people, which represents two different kinds of people, 2 different kinds of people, according to the poet the world can ruin, according to the poet according to the poet the world can win, the world can win, बर्बाद हो सकता है,
ice is the symbol of ice is the symbol of hatred and fire is the symbol of desire and fire is the symbol of desire. Ice is the symbol of desire. It can be destroyed twice. It can be destroyed. It can be destroyed twice. Sir. Twice destroyed twice. One by fire and then by ice. Because both are same power. Both are same power. Same power. So this is the central idea of the poem Fire and Ice. So you can write down also this central idea. The poem Fire and Ice has been composed by Robert Frost. In this poem, the poet has tried to differentiate between the fire and ice. Fire and ice को उन्होंने बताने का डिफरेंस करने का प्रयास किया है, which represents two different kinds of people according to the poet. The world can ruin, ये इस संसार को बर्बाद किया जा सकता है फायर के द्वारा भी और आइस के द्वारा भी. आइस एक सिंबल ऑफ हैट्रेड, यानी नफरत एक ऐसी चीज है जिससे पूरा संसार नष्ट हो सकता है.